Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss PYQs of ICMR exam and some important questions on molecular biology. तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी की। उनके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे रिवीजन के लिए, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मॉलिकुलर बायोलॉजी की, उसके क्वेश्चंस देखेंगे जो आईसीएमआर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से जो आईसीएमआर 2022 में पूछा गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट नोन एज। तो वो जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो कौन से फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो वो इस तरीके से होते हैं, जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क है तो इस रेप्लिकेशन फॉर्क में ऐसे बनेंगे जो लैगिंग सिंथेसिस होती है जहाँ पे वहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा अ पीस ऑफ डीएनए वाज एनालाइज्ड एंड 50% ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड वर एडेनिन, व्हाट परसेंटेज वुड बी यूरेसिल। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पे बताया डीएनए है और डीएनए में पहली चीज़ तो यूरेसिल होता नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थाइमीन होता है। तो जब थाइमीन होता है यूरेसिल होगा ही नहीं, तो 0% डीएनए के अंदर जो होगा वो यूरेसिल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आईसीएमआर 2023 में पूछा गया था कि इफ अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इज नॉट रिपेयर्ड ड्यूरिंग जीवन फेज। कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो है वो रिपेयर नहीं किया गया जीवन फेज में, तो किस तरीके की रेप्लिकेशन एरर होगी ड्यूरिंग एस फेज, जब वो एस फेज के अंदर इंटर करेगा एट द साइट ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो को रिपेयर नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा वो कोलैप्स कर जाएगा। जब रेप्लिकेशन फॉर्क कोलैप्स कर जाएगा तो वहीं पे रुक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्या है, एक सैंपल ऑफ डीएनए दिया हुआ है जिसके पास बेस कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, A40 दिया हुआ है, T22 दिया हुआ है, G21 दिया हुआ है, C17 दिया हुआ है। अब हमको पता है जो G बॉन्डिंग करता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बनाता है किसके साथ, C के साथ, और जो T होता है वो डबल बनाता है A के साथ। ठीक है, अब अगर G C के साथ है तो G और C बराबर होना चाहिए, G = C और T = A, तब ये जाके डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। तो अब देखते हैं डीएनए इज सर्कुलर डुप्लेक्स, डुप्लेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, लीनियर डुप्लेक्स भी नहीं होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तभी आप देख सकते हैं ए और टी की जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे ए की 40 है और टी की जो है वो 22 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है हमारा विच डीएनए पॉलीमरेज इज द प्राइमरी एंजाइम इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोम। जो प्राइमरी एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, यही काफ़ी प्रोसेसिव होता है और लॉन्ग स्टैंड ऑफ डीएनए जो होते हैं ये रेप्लिकेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डीएनए पॉलीमरेज स्पेशलाइज फॉर द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स। तो अगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब हम इसको प्रोकैरियोट मानेंगे। तो जब प्रोकैरियोट की बात होती है तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोट की। अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन करता है, उसके अंदर फेन 1 करता है, फेन 1 करता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है इन जनरल तो बात प्रोकैरियोट की, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डीएनए पॉलीमरेज हैज 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट अलाउ फॉर द रिमूवल ऑफ आरएनए और डीएनए इमीडिएटली अपस्ट्रीम ऑफ द साइट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अभी पीछे हमने देखा कि आरएनए रिमूवल कर रहा था वो, और आरएनए पैच को रिमूव कर रहा था वो कौन कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो वो किस एक्टिविटी से करता है, 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। तो ये इसके पास होती है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो अभी पीछे देखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल कोडॉन चेंजेस टू स्टॉप कोडॉन इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो जब यहाँ पे कोई कोडॉन जो होता है, जब वो कोडॉन चेंज हो जाए किसके अंदर, स्टॉप कोडॉन में, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं हम लोग नॉन सेंस म्यूटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं जब कोडॉन चेंज होके स्टॉप कोडॉन में बदल जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट इन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। तो इस वाले जो
डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ये स्किन का डिसऑर्डर होता है, तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। ये ICMR 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, ये भी ICMR 2020 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड एंजाइम। तो ये आपका ये एल्काइल गुनाइन ट्रांसफरेज होता है, यही सुसाइडल एंजाइम होता है जो डैमेज रिपेयर करता है डीएनए में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3। नेक्स्ट है हमारा, इफ अ म्यूटेशन कन्वर्ट्स अ ट्रिपलेट कोडॉन UGC टू UGA इज कॉल्ड। अब वो एक फंक्शनल कोडॉन जो था उसको किस में चेंज हो गया? एक स्टॉप कोडॉन में। और जब वो स्टॉप कोडॉन में चेंज हो गया UGA, तो अभी हमने पीछे भी देखा तो उसको कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर पाथवेज कैन बी फेथफुली रिपेयर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक। तो नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग ये जो होता है ये एरर प्रोन होता है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन जो होता है यही क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक को रिपेयर करता है और ये एक्यूरेट होता है। बाकी ये नहीं करता और ये नहीं करता डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, विच प्रोटीन कॉम्पोनेंट इज रिक्रूटेड बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ म्यूट S एंड मिसमैच कंटेनिंग डीएनए इन द मिसमैच रिपेयर सिस्टम ऑफ इकोलाई। तो म्यूट S जो होता है वो किसको रिक्रूट करता है? वो रिक्रूट करता है म्यूट L को। तो यहाँ पे क्या होगा? जो म्यूट S होगा वो किसको रिक्रूट करेगा? म्यूट L को। और ये म्यूट L किसको रिक्रूट करता है? म्यूट H को। ये ऑर्डर होता है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 इन द मिसमैच रिपेयर प्रोसेस इन द इकोलाई। तो जाहिर सी बात है डीएनए पॉलीमरेज है 3, तो वो क्या करेगा? फिल करेगा गैप को और सील करेगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो यही करेगा, वो एक्सटेंड करता है, जो 3' एंड होता है डीएनए का उसको एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा, जो ICMR 2018 में पूछा गया था, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर इन यूकैरियोट्स। अब कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूकैरियोट्स में। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो डीएनए जी होता है। वो क्या होता है? डीएनए जी। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट है हमारा, which of the following takes place in both bacterial as well as eukaryotic mRNA synthesis। पॉली ए टेलिंग तो होती नहीं है, कैपिंग भी नहीं होती है, स्प्लाइसिंग भी नहीं होती है बैक्टीरिया में। वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस दोनों में होती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट है हमारा, RNAs that catalyze biological reactions such as self splicing introns are known as। तो ये जो होते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स जो होते हैं ये आरएनएज होते हैं राइबोजाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1st। नेक्स्ट है हमारा, जीन्स विच आर एक्टिव ऑल द टाइम इन द सेल आर नोन एज। जो हमेशा एक्टिव रहती हैं जीन्स उनको कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है हमारा, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन RNA स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग टेक्स प्लेस इनसाइड। अब देखिए RNA स्प्लाइसिंग और कैपिंग ये दो ऐसे प्रोसेस हैं, इसके बिना जो RNA होता है वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता। तो ये प्रोसेस किसके अंडर होते हैं? वो होते हैं न्यूक्लियस में। ये दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2nd। तो आंसर क्या है? 2nd। नेक्स्ट है हमारा, विच RNA पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्राइबिंग लार्ज rRNA प्रीकर्सर। अब देखिए rRNA की बात हो रही है, तो rRNA कौन करता है? वो RNA पॉलीमरेज 1 करता है। बाकी जो mRNA होते हैं मैसेंजर RNA उसको कौन करता है? RNA पॉलीमरेज 2 करता है। और जो tRNA होते हैं उनको कौन करता है? RNA पॉलीमरेज 3। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है? 1st। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सिग्मा फैक्टर इन ईस्चेरिचिया कोलाई। इकोलाई, ये इकोलाई। तो इकोलाई के अंदर जो सिग्मा फैक्टर 70 होता है वही कॉमन होता है, जो प्रीडोमिनेंट होता है। तो इसका आंसर क्या है? 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द पॉली ए टेल टू द 3' एंड ऑफ प्री mRNA। तो वो कौन करता है? पॉली ए पॉलीमरेज जो होता है वही ऐड करता है। जैसे ये mRNA है 3' पे, तो यहाँ पे क्या करेगा? वो ए ऐड करता रहेगा जो उसका प्रोटेक्शन करती है एक्सोन्यूक्लियस से। तो इसका आंसर क्या है? 4th। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एन
अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग वो होती है, एक मैकेनिज्म होता है जो जनरेट करता है मल्टीपल mRNA आइसोफॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल जीन। जैसे कि ये है, मानिए ये 1 2 3 4 ऐसे बने 1 2 3 4 5। अब ये क्या होगा, अब ये मानिए एक्सॉन थे ये, तो मानिए कुछ मतलब ऐसा बना कि जिसमें 1 3 4 आ गया, कुछ ऐसी स्प्लाइसिंग हुई जिससे 1 2 3 आ गया, तो ये इसमें कोई और एक्सॉन स्किप हो सकता है, 1 के साथ 3 4 5 आ जाएगा या ऐसे ऐसे, तो कई सारे आइसोफॉर्म्स बनते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3rd। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए कंस्टिट्यूट 90% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो होता है वो होता है आरआरएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये आईसीएमआर 2022 में पूछा गया था, तो आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, इफ द अमाउंट ऑफ जी इन अ डीएनए सैंपल इज 20%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टी। तो मैंने बताया था जो जितना जी होता है उतना ही होता है सी, और जितना टी होगा उतना ही ए होगा। अब अगर जी जो है वो 20% है, तो सी भी कितना हो जाएगा, 20%, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 40%। ये 40% हो गया, तो बाकी जो ए और टी है वो कितना हो जाएगा, ए और टी हो गया 60%। तो जब 60% हो गया तो इसके अंदर जितना ए होगा उतना ही टी होगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 30%। तो इसका आंसर क्या है, 30%। तो आंसर क्या हो गया, आंसर 3। नेक्स्ट है हमारा, ऑल द फॉलोइंग कोडॉन्स टर्मिनेट प्रोटीन बायोसिंथेसिस एक्सेप्ट। तो वो यूएए जो होता है वो नहीं होता, बाकी ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। ये शायद के ल्यूसीन को करता है कोड। तो इसका आंसर क्या है, 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन इनहिबिटर ब्लॉक द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कौन ब्लॉक करता है, वो क्लोराफेमिकॉल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये भी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक पे क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें, कि विच ट्रांसलेशन इनहिबिटर causes premature termination of translation by acting as structure analog of amino acyl tRNA। तो जो मिमिक करता है और उसकी तरह काम करेगा तो वो पूरोमाइसिन होता है। ये क्या करेगा, टर्मिनेशन कराएगा बाय स्ट्रक्चर एनालॉग बन के। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मीडिया वुड यू एक्सपेक्ट टू रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ mRNA फॉर द एंजाइम्स ऑफ ई कोलाई लैक ओपरॉन। अब लैक ओपरॉन में आप याद रखिए कि पहली चीज तो ये इंड्यूसिबल है। जब इंड्यूसिबल है तो इसके अंदर लैक्टोज होना जरूरी है, तो लैक्टोज हाई होना चाहिए। और रही बात दूसरी चीज के इसमें एक्टिवेटर होता है, जो कैप होगा वो एक्टिवेटर होता है और वो पॉलीमरेज एंजाइम की बाइंडिंग को और अच्छे से करवाता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए साइक्लिक एएमपी चाहिए होते हैं, और वो साइक्लिक एएमपी तब आएंगे जब ग्लूकोज लेवल कम होगा, जब ग्लूकोज लेवल कम होगा और लैक्टोज ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ग्लूकोज कम हो, लो ग्लूकोज एंड हाई लैक्टोज। तो इसका आंसर क्या है, 4th। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है, अंडर विच कंडीशन इज द टीआरपी ऑपरॉन टिपिकली एक्टिव। वो कब एक्टिव होगा, तो ये देखिए पहली चीज़ तो ये जो टीआरपी है वो रिप्रेसिबल है, ये रिप्रेसिबल ओपरॉन है। और जब रिप्रेसिबल ओपरॉन है तो इसके अंदर जो मेटाबोलाइट होता है इसका कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 2nd। हाई पे काम नहीं करेगा और बाकी अमीनो एसिड से लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप साइट इन द लैक ओपरॉन। अब ये जो कैप साइट होती है लैक ओपरॉन में, कैप साइट होती है वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट के पास होती है, जब प्रमोटर पे यहाँ पे प्रमोटर पे, जिससे क्या करती है, ये इन्हेंस करती है कि आरएनए पॉलीमरेज जैसे है, आरएनए पॉलीमरेज है तो ये अच्छे से बाइंड करें यहाँ पे। ठीक है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग होती है उसको और अच्छे से कराती है, फैसिलिटेट। तो ये कैप साइट का काम होता है।
तो इट इन्हेंसेस द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज और अच्छे से बाइंड करे, ये काम जो होता है वो कैप साइट का होता है। तो ये इन्हेंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ क्रो प्रोटीन इन लैम्डा फाज जीन रेगुलेशन। अब ये जो क्रो प्रोटीन होता है, ये जो क्रो प्रोटीन होता है ये लाइटिक साइकिल को प्रमोट करता है, लाइटिक साइकिल को प्रमोट करता है, जिसमें बैक्टीरिया जो होता है वो डाई कर जाता है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, नए जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। तो क्रो प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन लाइटिक पाथवे, यही होगा इसका फर्स्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट। रिप्रेस करेगा नहीं है, और प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए इनटू, ये भी लाइसोजेनी है, ये भी नहीं करेगा, और इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए, ये भी नहीं करेगा। तो रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टीआरपी ऑपरॉन इन बैक्टीरिया। अब ये भी टीआरपी ऑपरॉन पे है। द टीआरपी ऑपरॉन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान, ये बात सही है। टीआरपी ऑपरॉन इज रिप्रेसिबल ऑपरॉन, अभी पीछे बताया था, ये बात सही है। टीआरपी ऑपरॉन इज रिप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफान, ये दोनों बातें एक ही है। तो सब सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डीएनए मिथाइलेशन। अब क्या इनकरेक्ट है, सैम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथाइल डोनर, ये बात सही है। सैम जो होता है वो एक अच्छा मिथाइल डोनर होता है, मेथियोनिन से बना होता है, तो ये बात सही है। इट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, ये बात सही है, ये दोनों बातें सही हैं। बाकी अकर्स एट सीपीजी आइसलैंड, ये भी बात सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट जो है वो हमारा ये इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा 4 कि मेनली जी इस मिथाइलेटेड, नहीं साइटोसिन होती है। कौन मिथाइलेटेड होता है, साइटोसिन, नॉट जी। तो मिथाइलेशन कहाँ पे होता है, साइटोसिन पे। तो इसका आंसर क्या है 4th। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इज अ कंजर्व बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू। अभी काहे के लिए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए कंजर्व बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ये आईसीएमआर 2023 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आईसीएमआर के लिए, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे हैं हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो यूनिट्स हैं लाइफ साइंसेस की जो आईसीएमआर में आएंगी उनको डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन के लिए। थैंक यू। Please like, share and subscribe.